देखिए, हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर नियुक्तियों की बहार नजर आने वाली है। 28 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन 10,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे और इसे लेकर जेएमएम ने हेमंत सोरेन सरकार को बधाई दी है। तो वहीं बीजेपी ने सरकार पर वादे से मुकरने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। सरकार के 1 साल पूरे होने पर 28 नवंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मोरहाबादी मैदान में 10,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। जेएमएम ने दावा किया है कि राज्य सरकार युवाओं को नौकरी देने में जुटी है। विपक्ष के अड़ंगे से इसमें बाधा आती है, लेकिन सरकार रोजगार को लेकर गंभीर है और यही वजह है कि सरकार के 1 साल पूरे होने पर रोजगार की बहार आने वाली है। 28 तारीख को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। उसके बाद और भी बहालियां हैं। आप आने वाला समय ये पूरा वर्ष भी अभी दिसंबर बचा हुआ है, और भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। अगला साल भी नियुक्तियों का वर्ष ही माना जाएगा। तो एक सोच और उस सोच को धरातल पर उतारने की प्रतिबद्धता। रोजगार की बहार आने पर कांग्रेस ने खुशी जताई है और युवाओं को नौकरी मिलने पर राज्य को फायदा मिलने और राज्य के विकास की उम्मीद जताई। कांग्रेस ने पिछली सरकार पर निशाना भी साधा। जनता की गाढ़ी कमाई को खर्च करके, तामझाम लगा करके युवाओं को हम नौकरी नहीं दे रहे हैं, बल्कि हम सादा समारोह में इस राज्य के युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। यही हमारी प्रतिबद्धता है। एक नजर डालते हैं आखिर किन विभागों में नियुक्तियां मिलेंगी। उप समाहर्ता के 207 पद, पुलिस उपाधीक्षक के 3 पद, राज्य कर पदाधिकारी के 56 पद, कारा अधीक्षक के 2 पद, झारखंड शिक्षा सेवा ग्रेड 2 के 10 पद, जिला समादेष्टा के 1 पद, सहायक निबंधक के 8 पद, श्रम अधीक्षक के 14 पद, प्रोबेशन ऑफिसर के 6 पद, उत्पाद निरीक्षक के 3 पद, सहायक आचार्य के 8,000 पद और कीट पालक के 150 पद शामिल हैं, जिन पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। बीजेपी ने पूरे मामले को लेकर सरकार को घेरा है। बीजेपी कहती है सरकार ने 1 साल में 10 लाख नौकरी का वादा किया था, लेकिन 10,000 नियुक्ति पत्र बांटने की घोषणा कर जनता को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। तो ये सरकार सिर्फ बातें बनाती है। सहायक आचार्य उसमें 8,000 है। तो आपने कितने अच्छे पदों पर लोगों की नियुक्ति की, कितने आदिवासी मूलवासी हैं, इसका भी ब्यौरा सरकार को देना चाहिए। पर 1% लक्ष्य तो कह भी नहीं सकते कि आपने पहला कदम उठाया। ये तो पहले कदम उठाने लायक भी बात नहीं है। झारखंड में संसाधन होने के बावजूद रोजगार के अवसर नहीं मिलने से युवा वर्ग पलायन को मजबूर दिखता है। युवाओं को राज्य में ही नौकरी देने की पहल सराहनीय है। जरूरत है अवसरों की संख्या बढ़ाने की, ताकि झारखंड के युवा राज्य में ही रहकर राज्य के विकास में अपना अहम योगदान दे सकें। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। धनबाद के मटकुरिया में 14 साल पहले हुए गोलीकांड का फैसला टल गया है। अब 6 दिसंबर को फैसला आएगा। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने 6 नवंबर को दोनों ही पक्षों की बहस सुनने के बाद 20 नवंबर को फैसले की तारीख निर्धारित की थी। दरअसल 27 अप्रैल 2011 बीसीसीएल क्वार्टर पर कब्जा मुक्त कराने गई पुलिस बल के साथ में आंदोलनकारियों की हिंसक झड़प हुई थी। तत्कालीन एसपी रविकांत धान घायल हो गए थे, जबकि विकास सिंह समेत 4 लोगों की मौत हो गई थी। तत्कालीन एसडीओ जॉर्ज कुमार के लिखित आवेदन पर पुलिस ने बैंक मोड़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की थी। बाद में पुलिस ने 38 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। में आज फैसला आने वाला था, लेकिन इसकी अगली तिथि निर्धारित कर दी गई है। 6 दिसंबर में इसमें फैसला आएगा। क्या हुआ था मटकुरिया गोलीकांड में, कितने आरोपी वगैरह बनाए गए थे? ये घटना 27 अप्रैल 2011 की है। इसमें अतिक्रमण के सरकार का एक बीसीसीएल का अतिक्रमण का नोटिस निकला था कॉमन, जिसमें धनबाद के नागरिकगण उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। उसी के लोग ये घटना घटी थी, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ था घटना में? फायरिंग वगैरह भी सुना हुआ था। घटना में फायरिंग हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गई थी। का दिन था, फैसला नहीं हुआ, डेट पड़ गया 6 तारीख को, 6 दिसंबर। और आंदोलन के दौरान क्या क्या हुआ था? लोग को आरोपी बनाया गया। आरोपी बनाया गया था आपका 38 लोग को, जिसमें 5 आदमी का देहांत हो गया। 33 लोग आज हम लोग हाजिर हुए थे।
और अब बात करते हैं झारखंड के बदहाल अस्पताल की। रांची से धनबाद तक अस्पतालों की ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर कई सवाल उठते हैं। एक तरफ जहां राजधानी रांची के सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया, वहीं दूसरी तरफ धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आईसीयू में सीआर घुस गया। देखिए रिपोर्ट। बदहाल अस्पताल, जनता लाचार। अस्पताल में जब घुसा सीआर। जी हां, झारखंड में स्वास्थ्य विभाग के सारे दावे फेल होते नजर आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें उन सभी दावों की हकीकत है जिसमें यह कहा जा सकता है कि अस्पताल में व्यवस्था अच्छी है। पहली तस्वीर राजधानी रांची की, जहां सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया और अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लगाए। वहीं दूसरी तस्वीर धनबाद की है, जहां शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सीआर घुस गया। राजधानी रांची के सदर अस्पताल में मरीज की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई। रात के वक्त डॉक्टर नहीं थे, जिस कारण ही मरीज का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं हुआ। मेरा बोलना है, रात में यहाँ कौन डॉक्टर थे? हम खोज के मर गए, मिला कोई नहीं डॉक्टर। यहाँ का रात का डिपार्टमेंट था ही नहीं। अभी हम यहाँ के अथॉरिटी से, प्रशासन से, पुलिस से, सबसे मांग कर रहे हैं कि प्लीज वो डॉक्टर को बुला दीजिए जो कि बोले हैं कि इस समय मतलब रात के डिपार्टमेंट, रात का शिफ्ट में वो काम करते हैं, है ना, वो नहीं दिखा रहे हमको। वहीं इस पूरे मामले में सदर अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि लापरवाही की कोई बात नहीं है। मरीज ब्लड कैंसर के पेशेंट थे, जिस कारण उनकी मौत हो गई। वो ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे, दैट वाज केस ऑफ एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया। और वो आप यही समझिए कि जो भी ब्लड कैंसर होता है उसमें सबसे खतरनाक ब्लड कैंसर यही है। धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर खामी सामने आई। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड के सर्जिकल आईसीयू में अचानक एक सीआर घुस गया। वार्ड कर्मचारी की नजर पड़ने पर पूरा मामला सामने आया। आईसीयू में रोशनी होते ही सीआर बेड के नीचे से निकलकर तेज गति से बाहर भाग गया। वो तो गनीमत रही कि सीआर ने किसी भी मरीज, अटेंडेंट या स्टाफ पर हमला नहीं किया। घटना ने मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। मरीज के परिजनों का कहना है कि अस्पताल कैंपस में आए दिन कुत्ते और जंगली जानवर घूमते देखे जाते हैं। इमरजेंसी जैसे अति संवेदनशील क्षेत्र में जंगली जानवर का घुस जाना बेहद गंभीर चूक है। तो देखा आपने, ये है झारखंड के अस्पतालों की व्यवस्था। इन तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि वार्ड के बाहर गार्ड क्यों नहीं मौजूद था? अस्पताल के अंदर कैसे घुस गया सीआर? मरीजों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और धनबाद से संजय गुप्ता की रिपोर्ट। रांची के जेएससीए स्टेडियम में 30 नवंबर को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला वनडे खेला जाएगा और इस मैच की तैयारियों और टिकट की बिक्री को लेकर जेएससीए की ओर से जानकारी दी गई। जेएससीए अध्यक्ष अजय नाथ शाहदेव ने यह बताया कि इस मैच को लेकर 21 नवंबर की सुबह 11 बजे से ही ऑनलाइन टिकट की बिक्री शुरू हो जाएगी और ऑनलाइन टिकट को ticketgenie.in लिंक से बुक किया जा सकता है, जबकि ऑफलाइन टिकट की बिक्री 25 नवंबर की सुबह 9 बजे से होगी। इसके लिए कुल 6 काउंटर खोले जाएंगे। देखिए, 30 नवंबर को वनडे मैच का रोमांच देखने को मिलेगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका का मुकाबला है रांची के जेएससीए स्टेडियम में, जहां पर तैयारियां मैच के लिए जो है वो की जा रही हैं और टिकट की बिक्री को लेकर जो जानकारी मिली है उसके अनुसार इस मैच को लेकर 21 नवंबर की सुबह से ही 11 बजे से ही ऑनलाइन टिकट की बिक्री शुरू हो जाएगी। विश्व में रांची का नाम होता है कि रांची मेजबानी के मामले में बेहतर यहाँ पे काम करती है और बेहतर करने के मामले में न केवल दर्शकों की सुविधा बल्कि सुरक्षा व्यवस्था भी यहाँ अच्छी रहती है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोऑपरेशन, मीडिया का कोऑपरेशन हमेशा रहता है और दर्शक भी यहाँ पे काफी जो है खेल प्रेमी हैं और दोनों ही टीम को सपोर्ट करते हैं। 27 नवंबर को दोनों टीमें यहाँ पहुंच रही है गुवाहाटी से। दोनों टीमें चार्टर्ड फ्लाइट से आएंगी और एक साथ पहुंचेगी। 12,000 रुपया जो है मैक्सिमम जो नंबर जो प्राइस है वो 12,000 रुपये का है और 1300 जो है सबसे जो कम दर का है वो 1300 रुपये का है। खबर चाईबासा से मिल रही है, जहां चक्रधरपुर के हरिजन बस्ती में दिन दहाड़े हुए फायरिंग की घटना मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस घटना में शामिल एक आरोपी
अमन कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। एक और आरोपी फरार बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। और जानकारी के मुताबिक ये फायरिंग की घटना आपसी विवाद में हुई थी। पुलिस ने इस मामले में मुकेश राम रवि की शिकायत पर मामला दर्ज किया था। चक्रधरपुर में फायरिंग का मामला है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और एक आरोपी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश अभी की जा रही है। आर्म्स एक्ट के मामले में जेल भेजा गया है। रात को हम लोगों ने छापामारी करके उसमें से एक अभियुक्त को पकड़ लिया है, जिसका नाम है अमन कुमार। ये सब घटना हुई थी हरिजन बस्ती में। एक और अभियुक्त अभी फरार है, उसको हम लोग अभी पकड़ने में जुड़े हुए हैं। देखिए, पलामू से जल्द ही हवाई यात्रा शुरू होने वाली है। केंद्र सरकार से हवाई अड्डे को चालू कराने के लिए फंड मुहैया करा दी गई है। हवाई अड्डे का जो अधूरा 4 दीवारी का निर्माण कार्य है वो भी शुरू कर दिया गया है। ऐसे में उम्मीद यह है कि बहुत जल्द हवाई यात्रा शुरू हो जाएगी। बाउंड्री नहीं रहने के कारण एयरपोर्ट को असुरक्षित माना गया था, लेकिन अब बाउंड्री का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सांसद विष्णु दयाल राम ने हवाई अड्डे का निरीक्षण किया है और हालात की समीक्षा की है। ये खुशखबरी है, पलामू से जल्द शुरू होने जा रहा है हवाई सेवा। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेदिनीनगर के चियाकी एयरपोर्ट पे। ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि ये चियाकी एयरपोर्ट है और एयरपोर्ट का ये हवाई पट्टी है। ऐसे तो कार्यक्रम जब होता है या कोई वीआईपी का आगमन होता है तो इसी एयरपोर्ट पे चॉपर लैंडिंग होता है, लेकिन आपको बता दूं कि पिछले कई सालों से एयरपोर्ट को कमर्शियल हवाई सेवा शुरू करने को लेकर के कवायद चल रही थी, जो अधर में लटकी हुई थी। लेकिन अभी फिलहाल केंद्र सरकार ने इस एयरपोर्ट को बनाने और चालू करने को लेकर के फंड जारी कर दिया है। जिस तरह से पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने जानकारी दी है कि जल्द ही चियाकी एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू होगी। चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो एयरपोर्ट है चारों तरफ 4 दीवारी है, लेकिन एक भाग जो इसका है वो 4 दीवारी नहीं था, जिसका आप देख सकते हैं कि काम यहाँ पे अभी फिलहाल शुरू किया गया है। से बाउंड्री वाल बनना था तो बाउंड्री वाल बनने का काम हो चुका है। जमीन की नापी करवानी थी, कितनी जमीन की आवश्यकता होगी उड़ान योजना के अंतर्गत यहाँ से हवाई परिचालन शुरू करने के लिए, तो वो मापी भी हो गई है, जमीन भी एयरमार्क हो गई है और बाउंड्री बनने का भी काम शुरू हो गया है। इसको लेकर के जो 4 दीवारी का निर्माण कार्य अधूरा था वो पूरा किया जा रहा है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।